हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आर बी लेखा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल के अनुसार आपको पता चल चुका होगा कि आज हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल, और इसके अंदर हमने 3 पार्ट पूरे देख लिए हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए इसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। और ये हमारे जो पिछली रीट हुई थी उसके अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। तो हम आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? अंडर रूट में लिखा है 15,612 प्लस एक अंडर रूट और बना हुआ है 154 प्लस 225। तो यहां से मैं ऐसा लिख देता हूं कि मैं इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहां जो वैल्यू लिखी हुई है 15,612, इसको मैं सीधा सीधा वापस लिख देता हूं। इसके अंदर एक अंडर रूट और बना हुआ है, उसके अंदर 154 154 लिखा हुआ है, मैं उसको भी वापस लिख देता हूं। जैसे ही मैंने इन दोनों को लिखा, आगे लिखा है 225 और उसका अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, अंडर रूट के अंदर वो लिखा गया है। तो अंडर रूट 225 का मतलब होता है 15, यानी अंडर रूट 225 को हटाकर यानी उसका वर्गमूल मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, अब 154 और 15 दोनों को जोड़ देते हैं और हमारे पास कुछ ऐसा मान बचेगा। यहाँ लिख देता हूँ 15,612 प्लस 154 प्लस 15। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा? 169। अब 169 169 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो इसका मान आ जाएगा 13। बाकी का 15,612 जैसा था शुरुआत से अब तक सेम वैसा ही हम लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 15,612। 15,612 में 13 जोड़ेंगे तो 15,625 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और 15,625 किसका वर्गमूल होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कल जो है हमारा प्रीवियस वीडियो जो आया था उसमें हमने संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी अध्ययन किया था। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। आपने अगर अब तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से उस वीडियो को देखें। 15,625 जो है वो स्क्वायर होता है 125 125 का। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है? 125 का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा और 125 इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अब हम आपके लिए एक नयापन लेके आ रहे हैं। अब एक नए टाइप के प्रश्न लेके आ रहे हैं। जब अंडर रूट में हमारे पास संख्याएं दी गई हो तो उनमें से कौन सी संख्या छोटी होती है, कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी, कौन सी संख्या सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा कई कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए और सारी संख्याएं जो है अंडर रूट में दी जाती है। तब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कम से कम समय में किस प्रकार से हल किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। एकदम छोटा सा प्रश्न है कि अंडर रूट 7 और अंडर रूट 8 दो संख्याएं हैं, अंडर रूट में लिखी हुई है। एक तो 7 लिखा है और एक 8 लिखा है। इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तो प्यारे दोस्तों, सीधी सी बात है, जब हमारे पास अंडर रूट नहीं होता तो 7 और 8 में से कौन सी संख्या बड़ी होती? तो 8। तो अंडर रूट में भी जब 7 और 8 लिखे हुए हैं तो वह संख्या हमेशा बड़ी होगी जो बड़ी दिख रही है, और छोटे वाली संख्या ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। यानी जैसा प्रश्न दिख रहा है उससे भी ज़्यादा सिंपल, सरल और आसान प्रश्न है। इन दोनों में से 7 छोटा है और 8 बड़ा है। अब हमारे दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि इस प्रकार से दिया गया हो 1/√5 1/√7, मुझे एक छोटी सी बात का उत्तर दीजिएगा। जब मेरे पास 1/2 और 1/3 लिखा हुआ है तो कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है? जिस संख्या का हर यानी ऊपर लिखी हुई वैल्यू को अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। जिस संख्या के अंदर हर का मान जो है वो बड़ा होता है वह संख्या हकीकत में छोटी होती है।
तो देखिए ये हमारे पास 1/2 बड़ा है और 1/3 छोटा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए √5 और √7 में से बड़ा कौन है? 7। तो 7 वाली संख्या छोटी हो जाएगी और 5 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ जो हमारे पास में एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जनरल कॉन्सेप्ट है, इनको सीधा हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। √2 प्लस √7, √10 और √13, इस प्रकार के प्रश्नों में बिना किसी कॉन्सेप्ट के सीधा सा जनरल सा ध्यान रखें कि जो संख्या दिखने में बड़ी दिख रही है वो संख्या हमेशा बड़ी होगी और छोटे वाली छोटी। यानी पहले वाला जो प्रश्न है सेम वैसा ही ये प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आशा करते हैं आप ये वाली बातें जो है वो समझ पा रहे होंगे। अब देखो इन दोनों में अभी हमने जो प्रश्न किया सेम ये कॉन्सेप्ट, अभी जो ऊपर वाला किया था 1/√5 1/√7 वाला, उसी का जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है अगले प्रश्न में। यानी ये वाला इधर लिखा है 1/2 प्लस √7 1/10 प्लस √13। हर किसका बड़ा है? हर हमारे पास ये वाला बड़ा है। दो भिन्न है जिनका अंश समान है। यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों के अंश परस्पर समान है तो वह भिन्न हमेशा सबसे बड़ी होगी जिसका हर छोटा है। छोटा हर वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो हर छोटा किसका है? इसके लिए तो ये संख्या बड़ी और ये संख्या छोटी। अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे तो अब हम क्या करने वाले हैं देखिए। अब हमारे पास जो संख्या आने वाली है कौन सी संख्या है, कैसे हल करेंगे, इस बात पे चर्चा करते हैं। आरोही क्रम में लिखना है और संख्याएं हमारे पास 4 दी हुई है, √3, 2 √2, √7 और √10। तो देखिए मैं √3 जो लिखा हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे? जो हमारे अंडर अंडर में 3 लिखा हुआ है उसको हम किसी और वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख देते हैं कि उस √3 को हम क्या लिखेंगे। 2 √2 जो है उसको हम क्या लिखेंगे। इस प्रकार जो जितनी भी हमारे पास संख्या हैं उन सब को हम कैसे कैसे लिखेंगे, इन सब के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए कैसे प्रश्न हल होगा। यहाँ ध्यान रखना ये √3 नहीं है, थोड़ा सा ये केवल 3 है, ठीक है। यानी प्रश्न में वापस लिख देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ 3, 2 √2, √7, √10। तो एक काम करते हैं, 3 को मैं लिख देता हूँ √9, 2 √2, यानी इस 2 का जब अंदर जाएगा √ के तो ये हो जाएगा 4, 4 और 2 कुल मिला करके 8 हो जाएगा। और 8 को हम 2 √2 लिखा करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास √7 और √10। अब हमें सीधा सा पता चल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या है तो √7, उससे बड़ी संख्या है √8, उससे भी बड़ी संख्या √9 और इन दी गई सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है √10। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब हम हमारे आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आगे वाला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से गौर के साथ देखिएगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में हमारे पास पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है, √4 प्लस √6। सबसे पहली संख्या क्या है, √4 प्लस √6, √3 प्लस √7, √2 और √8। 3 संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखो मैं यहाँ ऐसा काम करता हूँ, √4 और √6 दोनों को दोनों जो है मैं ऐसा लिख देता हूँ। इसका स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास में एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला भी कौन सा होता है, ये होता है a², b² और 2ab। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका है, a + b का होल स्क्वायर, यानी a² b² 2ab। पहले a का स्क्वायर करेंगे यानी √4 का स्क्वायर करेंगे 4, b का स्क्वायर √6 का स्क्वायर करेंगे 6 और उसके बाद 2ab 2 × √4 गुणा √6, √4 गुणा √6 करेंगे 6 × 4 24 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर √24 आ गया। और दूसरे वाले की अगर बात करते हैं तो √3 और √7, इसमें भी वापस वही सूत्र लगाएंगे। √3 का स्क्वायर 3, 7 का स्क्वायर 7 प्लस 7 गुणा 3 ये 2 ab का मतलब 7 गुणा 3 21 हो जाएगा।
ऊपर वाली संख्या को आप ऐसा भी लिख सकते थे 10 प्लस, देखिए 10 कैसे आए, ये वाला, जब 6 और 4 दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा 6 और 4 10 हो जाएंगे। परंतु ध्यान रखें ये जो आगे लिखा हुआ है 2, इसको मत जोड़ना, क्योंकि इस 2 के साथ में तो जो है आपके पास √24 और लिखा हुआ है। इसी प्रकार ये 7 और 3 मिला करके मेरे पास 10 हो जाएंगे और 2 √21। तीसरा जो मेरे पास लिखा हुआ है √2 और √8, इसमें भी हमारे पास a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। जैसा अभी हमने दोनों पॉइंटों में किया है सेम उसी के अनुसार पहले a का स्क्वायर, बाद में b का स्क्वायर, बाद में 2ab। a का स्क्वायर करेंगे यानी √2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 का 2, ab का मतलब होता है 8 × 2 16, 8 × 2 हो गया 10, 2 का 2 और ये 16। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो इस प्रश्न में एक चीज है जो हमारे पास गौर करने वाली है। कौन सी चीज है जो गौर करने वाली है, वो देखिए। यहाँ कितना आया 10, यहाँ कितना आया, यहाँ पर भी 10, यहाँ कितना आया, यहाँ पर भी 10, यानी कुल मिलाकर के मेरे पास 3 संख्याएं हैं। तीनों की तीनों संख्याओं के अंदर जैसे मैंने स्क्वायर किया तो 10 प्लस कुछ संख्या आई, तीनों में भी क्या आया 10 प्लस कुछ ना कुछ संख्या आई। तो अब यहाँ मेरे पास में एक सूत्र लगता है। सूत्र क्या लगता है वो ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास में दी गई संख्याओं के अंकों का योग, जब अंकों का योग कैसा हो, समान हो। योग मतलब यहाँ देखिए 6 और 4 कितने होते हैं 10, 7 और 3 कितने होते हैं 10, 2 और 8 कितने होते हैं 10। यानी मेरे पास जितनी भी संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं के अंकों का योगफल मेरे पास में 10 10 है। 6 और 4 भी 10, 7 और 3 भी 10, 2 और 8 भी 10। यदि हमारे पास ऐसा ट्रिक लगता है तो सीधा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका लगाना है। अभी मैंने ये वाला जितना आपको तरीका बताया ये लंबा प्रोसेस है, इतना हम यूज में नहीं ले तो भी चलेगा। कैसे काम में लेना है हमें, देखिए हमारे पास लिखा हुआ है √4 और √6, इसमें a² b² लिखेंगे, बाद में 2ab लिखेंगे, यानी 2 भी सब में कॉमन है तो सीधा ab कर दो। 6 × 4 मैं सीधा लिख देता हूँ 24। आप चाहे तो अंडर का चिन्ह लगा सकते हैं, ये अगर हम सीधा ही समझ रहे हैं तो एक बार मैं अंडर का निशान भी नहीं लगा रहा हूँ। जब हम √3 और √7 की बात करते हैं तो मेरे पास में 21 आ जाएगा। जब हम बात करेंगे √2 और √8 के बारे में, 8 दूनी 16। अब इनको देखते हुए सीधा पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ये कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, और ये कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ से सीधा ही पता चल गया कि सबसे बड़े वाली जो संख्या है वो हमारे पास 6 अंडर का √4 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, √8 √2। सेम ऐसा एक प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कैसा प्रश्न, देखिए आराम से समझते हैं प्रश्न को। दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम में लेने वाले हैं कि हमारे पास में अभी जो तरीका बताया वही 7 × 6, 6 7 42। मैं डायरेक्ट ये 2ab वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अंडर का चिन्ह भी नहीं लगा रहा हूँ। 11 × 2 22, 10 × 3 30, 4 × 9 36। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 42 वाली। हमें कौन सी पूछी है, छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है, 22, और 22 किस में आता है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंड सफिशिएंट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वाला तरीका किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूले। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे वाले प्रश्न की ओर। जो हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अभी क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अब पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब बड़ी संख्या का भी पता सेम उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि हम छोटी संख्या का पता करते हैं। छोटी संख्या का पता करना अभी हमने सीखा, चलो बड़ी संख्या के बारे में पता करते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए। बात भी कौन सी, अभी तक हमने जो भी प्रश्न हल किए हैं उन सब के बीच में प्लस का निशान था। अब की बार जो चिन्ह है वो चिन्ह आ गया ऋणात्मक, यानी नेगेटिव चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। जब माइनस का चिन्ह आएगा तो हमारे पास छोटा सा एक माइनर सा परिवर्तन होगा। वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 7 × 4 ये मेरे पास -28 हो जाएगा।
10 गुणा हमारे पास 1 कितना हो जाएगा, मेरे पास 11 हो जाएगा। 6 गुणा 7 मेरे पास, 6 गुणा 5 मेरे पास 30 हो जाएगा। 8 गुणा 3 मेरे पास 24 हो जाएगा। परंतु एक बात आप गांठ बांध करके रखे कि आपके पास मैंने ये जो ट्रिक बताई है वो कब लगानी है, जब अंकों का सम या योगफल, अंकों का योगफल आपके सामने कैसा हो, समान हो। 7 और 4 11 हो रहे हैं, 10 और 1 11 हो रहे हैं, 6 और 5 11, 8 और 3 11, सब में जब 11 11 हो रहे हैं तब की बात की जा रही है। ओके, यहाँ हमारे पास 28, 11, 30 और 24 चार संख्याएं आ गई। चारों की चारों संख्याएं ऋणात्मक है। ऋणात्मक संख्या में यानी जो संख्या दिखने में जितनी बड़ी है वो उतनी ही नुकसान में, उतनी ही घाटे में है। ओके, तो यहाँ सबसे देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसकी सबसे घाटा कम है, यानी ये वाली √10 और √1। उसके बाद में है ये वाली संख्या उससे बड़ी, उससे भी बड़ी संख्या है ये, और सबसे बड़ी तो आपके पास में ये है, सबसे छोटी आपके पास ये है। अब आपको जो पूछिए वो आप बता सकते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, 3 संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की पहचान करनी है। जिस प्रकार से अभी हमने जो प्रश्न हल किया है उसमें भी 3 संख्याएं थी, इसमें भी हमारे पास 3 संख्या दी हुई है, और तीनों संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी पता करना है। क्या इसमें अभी हमारे पास में वो तरीका लग रहा है, √10 और √7 मिलकर के 17 हो जाएंगे, 15 और 12 27 हो जाएंगे, और 28 और 5 मेरे पास 32 और 20 हमारे पास में 52 हो गए। यानी योगफल सबका समान नहीं है, योगफल इनका जो है हमारे पास में समान नहीं है। अगर इनका योगफल हमारे पास समान नहीं दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे, चलिए उस बात पे हम चर्चा करते हैं और किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ हम जो है प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि अब इस प्रश्न को एक छोटे से तरीके से हल करेंगे। यहाँ कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने लिख दिया √10 माइनस √7। यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है दूसरा अंक जो है √15 माइनस √12। ठीक है, यहाँ मेरे पास लिखा है √28 माइनस √25। तीनों की तीनों मैंने संख्याएं लिख दी। अब देखो सीधा इनमें से कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अगर सीधा कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो एक काम करेंगे, छोटा सा काम जो है वो कौन सा काम है वो देखिए, मैं इन सब का परिमेयकरण कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मैं इन सब का परिमेयकरण। अब परिमेयकरण क्या होता है ज़्यादातर तो जानते हैं, परंतु अगर कोई भूल गया है तो मैं बता देता हूँ। जैसा हमारे पास प्रश्न है, जैसी हमारी संख्या है, सेम उसी संख्या के साथ अंश व हर में गुणा कर देते हैं, परंतु चिन्ह जो है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस वाला चिन्ह था तो इसको प्लस वाले चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं बस, और ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरी संख्या जो है इसमें हम गुणा करेंगे, देखिए √15 ये माइनस का है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ। यहाँ आ जाएगा √15 प्लस √12। ये अभी इस तीसरी वाली संख्या को भी हम ऐसा लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने, देखिए 28 √ और माइनस का √25। बट्टे में भी यही आएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस का दिया हुआ है तो कैसा आ जाएगा प्लस का √28 प्लस √25। जितने भी 3 संख्याएं दी हुई है इन सब के अंश के रूप में ऐसा लिखा हुआ है कि a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर बाद में b का स्क्वायर। चेक करते हैं कैसे, 10 √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। ठीक है, इधर आ जाएगा √15 का स्क्वायर, √12 का स्क्वायर। यहाँ आएगा √28 का स्क्वायर, √25 का स्क्वायर। मैंने केवल अंश लिखे हैं, अभी हरों के बारे में कुछ नहीं लिखा। हरों के बारे में मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है √10 प्लस √7, √15 प्लस √12, √28 प्लस √25। अब देखिए
10 में से 7 घटाओगे तो 3 बचेगा, 15 में से 12 घटाओगे 3 बचेगा, 25 में से 3 घटाओगे, 28 में से 25 घटाओगे तो भी 3 ही बचेगा। 3 संख्याएं हमारे पास है, तीनों का अंश समान है, केवल हर के आधार पर आपको तुलना करनी है। किसके आधार पर तुलना करनी है? केवल और केवल जो है हर यानी डिनोमिनेटर के आधार पर आपको संख्या की तुलना करनी है। जब हर के आधार पर आपको संख्या की तुलना करनी हो तो एक बात का ध्यान रखें, यहाँ अंश तो समान है, अंश की तुलना का कोई रोल नहीं है। तो जब हरों की बात करेंगे, जिसका हर बड़ा वो संख्या छोटी, जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। सेम ऐसा ही अभी हमने आपके लिए एक प्रश्न भी किया था। कौन सा प्रश्न किया था? अभी आप आराम से देख सकते हैं। देखिए, अभी हमने यहाँ एक आपके लिए प्रश्न किया था। यहाँ आपके सामने ये जो दिख रहा है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है आप अभी समझ गए होंगे। यहाँ हमने ये काम किया था। क्या काम किया था? जो संख्या हमारे साथ जिसका हर डिनोमिनेटर अंश नहीं, जिसका हर बड़ा है वो संख्या छोटी, जिसका हर छोटा है वो संख्या बड़ी। अब आप समझ गए होंगे हम इसके लिए कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम हमारे प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा प्रश्न कौन सा था? ये वाला। ये हमारा प्रश्न आ गया। अब देखो, यहाँ अंश तो सेम है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़ी संख्या है जिसका हर छोटा है। छोटा किसका? ये रहा छोटा। इसका हर जो है सबसे छोटा है, तो ये संख्या सबसे क्या हो जाएगी? ये संख्या सबसे बड़ी है, ये संख्या सबसे छोटी है। अब देखो, अब आपने एक बात सोची होगी, समझी होगी, जानी होगी। क्या कहानी होगी कि जब तक इतना हम करेंगे तब तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग चुका होगा। अब इस प्रश्न को एक शॉर्ट तरीके से कैसे हल करेंगे, वो शॉर्ट तरीका बात करते हैं कि कौन सा तरीका है जिससे हम इसको कम समय में हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ थोड़ी जगह का अभाव है, चलिए मैं गायब हो जाता हूँ यहाँ से। तो प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पर। अब जब प्रश्न को हल करेंगे तो एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने इससे पहले वाला तरीका क्या बताया कि अंकों का योगफल हमारे पास जब समान हो तो वो तरीका काम में लिया था अभी हमने। यहाँ हमारे पास अंकों का अंतर देखो कितना है। अंकों का क्या देखना है आपको? अंतर देखना है दोस्तों। अंकों का अंतर जैसे 10 और 7 का अंतर 3, 12 और 15 का अंतर 3, 28 और 25 का अंतर 3, सब का अंतर समान है। यदि अंकों का अंतर जो है आपको समान प्राप्त होता है तो उत्तर कैसे ज्ञात करेंगे? समान हो तो ऐसा कहेंगे, छोटे अंकों वाली, छोटे अंकों वाली संख्या बड़ी व बड़े अंकों वाली संख्या छोटी होगी। वापस देखते हैं क्या लिखा है अभी हमने। अंकों का अंतर यदि समान हो तो जिसका अंक छोटा है तो वह संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंक बड़ा है वो संख्या छोटी होगी। यहाँ सबसे बड़ा अंक ये था तो ये संख्या सबसे छोटी प्राप्त हुई, ये संख्या सबसे छोटी दिख रही थी, ये संख्या सबसे बड़ी प्राप्त हुई। चलिए आगे वाले प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ऐसा प्रश्न आपने अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में देखा होगा, किसी मॉडल पेपर में देखा होगा, या आपने जब प्रीवियस पेपर को उठाकर देखा तो इस प्रकार के प्रश्न आपने जरूर देखे होंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो है मैं सबसे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहाँ 1 है तो 1, ऊपर जो है मैं कोई भी परिवर्तन ही नहीं कर रहा हूँ, जैसा लिखा हुआ है हम सेम वैसा का वैसा ही लिख रहे हैं एक बार। तो अब नीचे चेंज करेंगे, मैं 2 को पहले लिख देता हूँ और 1 को बाद में लिखता हूँ। मैं चाहूँ तो 1 को 1 भी लिख सकता हूँ, √1 या 1, बात तो सेम है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, अंडर रूट करो, क्यूब रूट करो, कुछ भी करो, 1 का 1 ही होने वाला, घात कितनी भी करो चाहे। यहाँ पर भी मैं काम कर देता हूँ, √3 +
√2, √4 प्लस √3। हर जगह जो है इस प्रकार से बड़ी वाली संख्या को पहले और छोटी वाली संख्या को बाद में लिखेंगे। जब इस प्रकार से लिखेंगे तो 100 को पहले लिखेंगे और हमारे पास 99 को बाद में लिखेंगे। केवल और केवल अभी तक प्रश्न ये है, उत्तर का कोई नाम नहीं लिखा मैंने, ये मैंने केवल छोटा सा परिवर्तन करके लिखा इसी में। अब देखो, अब यहाँ परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण अभी मैंने आपको बताया कि होता क्या है। परिमेयकरण होता है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, √2 प्लस √1, इसको गुणा करना पड़ेगा √2 माइनस √1 से। यानी जो संख्या दी हुई है उसका ठीक विपरीत चिन्ह काम में लेना है, और संख्या जो है वो आपको जैसी बताई वही संख्या है। √2 प्लस √1 है तो प्लस की जगह माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा 1/√3 प्लस √2, ऐसा हमें दिया हुआ है। अब इसको गुणा किससे करना है? √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस √2। जब आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे पास देखिए 1/√4 प्लस √3, गुणा करना है किससे? √4 माइनस √3 बटा √4 माइनस √3। और यही प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी। कहाँ तक? 1/√100 प्लस √99, इसको गुणा करना है किससे? √100 माइनस √99 बटा √100 माइनस √99। अभी देखो, इससे पहले वाला प्रश्न जो किया था उसमें भी हमारे पास सूत्र लगा था a प्लस बी ए माइनस बी। जब हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लग रहा हो तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो देखो, यहाँ नीचे की बात कर रहा हूँ मैं हर के रूप में, ठीक है। ऊपर में एक बार कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। नीचे a² √2 का स्क्वायर 2 माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। इस आगे वाले पर आएंगे तो हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। और अगर आगे आएंगे तो यहाँ लिखेंगे √4 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। इसी प्रकार से लगातार जब आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में आएगा √100 का स्क्वायर केवल 100 और √99 का स्क्वायर 99। यहाँ देखिए 2 में से घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, 99 में से 100 घटाओ, जितनी भी मेरे पास में संख्याएं हैं इन सब के बट्टे में केवल 1 1 1 1 1 बचेगा। 1 के अलावा किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा उसकी बात कर लेते हैं। √2 √1, यहाँ मेरे पास √3 √2 √4 √3 डॉट डॉट कहाँ तक लेना है? लास्ट में √100 माइनस √99। ये मेरे पास संख्या लिखी हुई है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास नीचे 2 माइनस 1 यानी 1 नहीं लिखा हुआ हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बटे में किसी संख्या में 1 का भाग लगाओ चाहे मत लगाओ, उसका अंतर जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो संख्या सेम ही होती है, क्योंकि हर संख्या में 1 का भाग लगाया जा सकता है। अब देखो, ये √2 प्लस का, ये माइनस का, ये √3 प्लस का, ये 1 प्लस का 1 माइनस का, ये 4 भी यहाँ कहीं 4 आएगा उससे कट जाएगा, ये 99 यहाँ किसी 99 से कट जाएगा। कुल मिलाकर मेरे पास बचा देखो एक तो ये वाला संख्या यानी √100 लास्ट में पड़ा है √100, और एक मेरे पास ये बचेगा √1 माइनस का ये वाला, और √100 जो है वो प्लस का। √100 का मतलब होता है 10, 1 का मतलब होता है 1। 10 में से जब 1 घटाओगे तो हमारे पास उत्तर प्राप्त होगा 9। यह प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना ना भूले दोस्तों। अब आगे वाला जो प्रश्न है लिखा है 32। क्या लिखा है? 32। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 2। क्या लिख सकता हूँ? 16 गुणा 2 प्लस ये हमारे पास 48 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 3।
अगर आप 16 का पता करना चाहते हैं कि 16 कैसे आया, तो √32 का आप जो है अभाज्य गुणनखंड करें। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हमारे पास इस प्रकार से 16, 32 किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके पता कर सकते हैं कि संख्या कहाँ से आई। 8 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 4 गुणा 2, क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2, यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए, चलो 4 गुणा 2। इस 12 को क्या लिखेंगे 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, ये हमारे पास 12 हो गया। अब देखो इस 16 को मैं कह सकता हूँ 4√2, इसको भी मैं कह सकता हूँ 4√3, नीचे मेरे पास आएगा 2√2 प्लस 2√3, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ √2 प्लस √3 बट्टा नीचे 2 कॉमन आ रहा है √2 प्लस √3, यानी कि नीचे वाला कोष्ठक और ऊपर वाला कोष्ठक आपस में कैंसिल हो गए। ऊपर बचा मेरे पास 4, नीचे बचा 2, उत्तर भी आया 2। एकदम सीधा सिंपल प्रश्न है और एकदम आसान सा आंसर आ गया। अब देखो ये हमारे पास लिखा है 98, 72 और 50। इस 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एकदम छोटा छोटा प्रश्न है। इसको मैं लिख सकता हूँ जब हमारे पास 7 गुणा 7 गुणा कितना हुआ 2, 7 7 49, 49 इंटू 2 98। ओके, अब यहाँ लिखा 36 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 2, 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 2 72। ओके, प्लस 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 गुणा 5 5 25, 25 गुणा 2 हो जाएगा 50। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 9 गुणा 2, ऊपर देखिए 7 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा √2, अंदर क्या रहने वाला है √2, 7 आ गया √2 बचा। इसी प्रकार जो 6 वाला फॉर्मेट है उसमें भी 6 √2 आगे 5 √2, सब की जगह √2 है, तो √2 हम चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, देखिए 7 √2, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास 6 √2, 5 √2, यहाँ √2 बट्टा 9 का मैं लिख देता हूँ 3 √2। √3 जो √2 जो है सब जगह कॉमन आ रहा है, 7 - 6 प्लस 5 बटा 3 √2। √2 से √2 कट गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो माइनस का 6 और प्लस का 5 कितने हो जाएंगे, माइनस का 1, 7 में से 1 घटाएंगे बचेगा 6, 6 बटा 3 बराबर उत्तर आया 2। जब उत्तर 2 आया तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 ब्रो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस विधि को कंप्लीट करने के बाद आगे वाली जो विधि है, उस आगे वाली प्यारी सी विधि का नाम क्या है। आगे आने वाली जो प्यारी सी विधि है उसका नाम है वर्गमूल विधि। उसका नाम क्या है, वर्गमूल विधि। अब वर्गमूल विधि आप में से किस किस को आती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके जल्दी से कमेंट लिख के, भाई जल्दी कर थोड़ा, किसी का कमेंट नहीं है अभी तक, जल्दी करे थोड़ा सा ना। अब देखिए वर्गमूल विधि आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि जब आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते थे, गुरुजी आपको ऐसा कुछ बना करके बताते थे और आप उसका बड़े ही प्यार के साथ आंसर देते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। चलो दोनों संख्या एक साथ ही ले लेते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पहला 29, दूसरा 5, केवल एक ही बना तो दूसरा आप 0 मान सकते हैं, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं, 5 अकेला रह जाएगा। 5 या 5 से ठीक छोटी वर्ग संख्या देखनी है। 5 या 5 से ठीक छोटी वर्ग संख्या होती है 4। किसकी होती है, 2 का वर्ग होता है, 2 गुणा 2 ये होता है 4। कौन सा अंक काम लिया 2, तो उसको यहाँ लिख दो। क्या किया, अब 17 है, 17 या 17 से ठीक छोटी वर्ग संख्या होती है 16। किसका वर्ग होता है, ये होता है 4 गुणा 4। कौन सा अंक काम लिया 4, यहाँ तक हमने काम कर दिया।
अब क्या करेंगे, यहाँ देखो 5 में से 4 घटाया 1, 17 में से 16 घटाया 1। अब बाकी जो दूसरा जोड़ा पूरा एक साथ उतार दो, बाकी जो जोड़ा बचा है उसको पूरे एक साथ लिखना, एक एक अंक का कोई काम नहीं है, पूरा एक साथ लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, इस 2 और 2 को जोड़ करके 4 लिख दो, इधर भी 4 और 4 को जोड़ करके 8 लिख दो। अब देखना, अब ये वाली अगर लाइन आपको काम में आ गई, आपको समझ में आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कैसे देखना, अब यहाँ एक ऐसा अंक लिखना है, जैसे यहाँ 4 तो लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ 1 लिखते हो तो आपको इस यहाँ 1 ही लिखना पड़ेगा, और अब इसको गुणा करना है। क्या लिखा वापस समझना, मैंने बोला कि अगर अब आप गुणा करते हैं तो यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ भी 1 लिखना है, 2 लिखोगे तो यहाँ भी 2 लिखना है, 3 लिखोगे तो यहाँ भी 3 लिखना है। कुल मिलाकर ऊपर और नीचे की संख्या सेम होनी चाहिए। जब 1 लिखते हैं यहाँ पर तो 1 और यहाँ पर भी 41 गुणा 1 41 होता, जो 129 से बहुत ही छोटी संख्या है। अगर आप 2 लिखते हैं तो 42 गुणा 2 हमारे पास 84 है, वो भी इससे छोटा है। जब ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम लिख देते हैं 3, यहाँ हम कितना लिख देते हैं 3। चलिए ट्राई करते हैं, 3 गुणा 3 मेरे पास हो जाएगा 9, 3 गुणा 4 हो जाएगा मेरे पास 12। अरे उत्तर और लास्ट में क्या बचा, शेष पर 0। अंक जो है कौन कौन सा काम लिया, पहले 2 लिखा तो मैंने ऊपर 2 लिखा, बाद में 3 अंक काम लिया तो 3। कुल मिलाकर के मेरे पास आया कि 529 जो है उसका वर्गमूल जो है वो 23 होता है। कितना होता है, 23। अब देखो यहाँ मेरे पास में 8 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो मुझे यहाँ 81 गुणा 1 यानी 81 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ तो 82 गुणा 2 मेरे पास में 164 होता है। क्या राइट है, क्या राइट है, तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 164, उत्तर बचा, शेष फल बचा 0। और अब हम कह सकते हैं 1764 जो है कि उसका उत्तर यानी उसका वर्गमूल कितना आएगा, 42। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। एक संख्या जो है और देखते हैं, 15,544 संख्या हमारे पास दी हुई है, सॉरी 12,544, 12,500, ये 2 अंक, ये भी 2 अंक, और ये केवल 1 ही बचा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बचा वैसा हम देख लेंगे। 1 या 1 से छोटी वर्ग संख्या यानी 1 गुणा 1 होगा 1 में से 1 घटाया 0, 1 और 1 जब जोड़ा तो हुआ 2। ठीक है, अब पूरा जोड़ा एक साथ लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया 25 का 25 लिखा। अब देखो, अब यहाँ 2 लिखा है तो मैं 1 लिखूँ तब तो 21 गुणा 1 यानी 21 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो 22 गुणा 2 44 हो जाएगा। अगर मैं 22 गुणा 2 44 कर दूँ तो यहाँ 25 से संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए 1 ही लिखना पड़ेगा। 1 क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 25 से छोटी संख्या या 25 तक की संख्या चाहिए। 25 में से 21 घटाएंगे आएगा 4। अब क्या लिखना है, पूरा 44, ये मैंने लिख दिया। अब देखो 21 और 1 22। अब देखो 22 के साथ 1 लेते हैं तब 221 गुणा 1 221 आ जाएगा। जब यहाँ 2 लेते हैं, 1 मिनट है ना, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ थोड़ी लाइनें जो है मिक्सअप हो गई है। जब यहाँ 2 लेते हैं तो 222 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 222 का 2 से गुणा करने का मतलब है हमारे पास 444 प्राप्त होना, और हमें चाहिए भी कितना है, 444 चाहिए। तो 444 ये आए और शेष फल क्या बचा, 0। यदि इस प्रकार इस मेथड से जब वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं आप और शेष फल अगर 0 प्राप्त होता है, उसका मतलब है कि दी गई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर यहाँ कुछ शेष पर बच जाता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसा अभी देखिए हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक संख्या हमारे पास दी हुई है और बोला वे सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1140 में से घटाने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आपके सामने एक संख्या दी हुई है 1140, इसमें से क्या घटाऊं मैं तो आपके सामने एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे प्यारे दोस्तों, बहुत ही मजे के साथ में देखते हैं।
कि हमारे पास इसका उत्तर जो है वो कैसे प्राप्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि जो 1140 है इसके हमें जोड़े बनाने। क्या बनाने? जोड़े। जब हम इसके जोड़े बनाने लग जाएंगे तो जोड़े बनाते टाइम हमें क्या करना होगा? पहला जोड़ा हमारा कौन सा बनता है वो देखिए। सबसे पहला जोड़ा हमारा जो बन रहा है उस जोड़े के अंदर हमारे पास 1145, एक जोड़ा 45 का और दूसरा जोड़ा जो है आपके सामने दिख रहा है कौन सा है? 11 का। दूसरा जोड़ा कौन सा है? 11 का। दोनों जोड़े आपके सामने दिख रहे हैं। असुविधा के लिए थोड़ा खेद है दोस्तों, वापस वही प्रश्न लेके आता हूं मैं आपके। थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, यही हमारा क्वेश्चन था। ओके, देखिए अब वापस प्रश्न पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? जो हमारे पास संख्या दी हुई है उस दी गई संख्या का हमें क्या करना होगा? वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने का जो अभी हमने तरीका देखा वो एकदम बेस्ट तरीका है। ये 1140, ये लाइन खींच दी हमने, ये बना दिया। चलो एक और बना देते हैं। ये दो अंकों के जोड़े बना दिए। एक अंक इधर वाला जोड़ा 40, इधर वाला 11 या 11 से ठीक छोटी वर्ग संख्या यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ 3 गुणा 3 हो गया 9। 11 में से 9 घटाएंगे बचेगा 2। ये 3 काम में लिया तो इसको 3 को यहाँ लिखना पड़ेगा। 3 और 3 मिलकर के 6 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ से मुझे 40 लिखना है। यहाँ तो 240 हो गया। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो मुझे यहाँ 1 लिखना पड़ेगा यानी 61 हो जाएगा। 2 लिखूँ तो मेरे पास में 62 गुणा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए ऐसे 62 गुणा 2 124। अगर मैं यहाँ 3 लिखूँ तो 63 गुणा 3, 3 गुणा 3 9, 6 3 18। अगर मैं यहाँ 4 लिखूँ तो मेरे पास में 4 चौके 16, 6 चौके 24। 4 वाला तो ज़्यादा हो गया, 4 वाला तो ज़्यादा हो गया यानी 3 तक काम चल जाएगा। 3 लिख दिया। 189। 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब हमारे पास देखिए 14 में से कितने जाएंगे? यहाँ हमारे पास टोटल 14 बचे नहीं है क्योंकि ये एक यहाँ से चला गया था 13। 13 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 5। और ये 0 का 0 है ही। अब देखो पहले मैंने 3 काम लिया, उसके बाद में भी मुझे 3 ही काम में लेना पड़ा, तो ये 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आते हैं वापस हमारे प्लेटफॉर्म पे। एक बार इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये रहा। अब देखिए अब हमें क्या करना है। मैंने बोला अगर लास्ट में 0 बचता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जबकि अभी हमने यहाँ देखा यहाँ लास्ट में 0 नहीं बचा, तो यानी जो संख्या बची हुई है अगर मैं उसको दी गई संख्या में से घटा दूं तो बाकी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो देखिए मैं 1140 में से अगर 51 घटा दूं, कितने घटा दूं? 51 यानी 51 अगर घटा दिए जाए तो हमारे पास बाकी बचने वाली जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए कितनी संख्या है, यह संख्या कितनी है आप आराम से देख पा रहे हैं। संख्या हमारे पास जब 1140 में से 51 घटा दिया जाएगा 1089, कितना आ जाएगा हमारे पास? सीधा ही मैं लिख देता हूँ, चलिए 1089। तो लिखेंगे कैसे? अतः 1140 में से 51 घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी दी गई जो संख्या है उसमें से कितना घटाया जाए तब हमारे पास ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तब उस कंडीशन में यहाँ जो शेषफल बचता है, यहाँ पर जो शेषफल बचता है वो अगर घटा दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी।
अब देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न में आपको कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा, घटाने की बजाय आपको लिखा हुआ क्या जोड़ने पर। उस समय आपको बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। उस समय आपको बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है। होशियार, खबरदार, सावधान, शहंशाह पधार रहे हैं, वो वाली बात है। आपको अटेंशन होने की आवश्यकता। कैसे, वो देखिए। आपने देखा यहाँ 33 आया और फिर भी कुछ बच गया, यानी 33 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा उत्तर। 33 पॉइंट कुछ ना कुछ उत्तर आएगा। और बोला इसमें कुछ जोड़ो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसा कुछ जोड़ो कि 33 पॉइंट तो कुछ है ही, यानी आगे आने वाला 34 का वर्ग बन जाए। पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास 34 का वर्ग होता कितना है। 34 का वर्ग निकालने के लिए देखिए, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 गुणा 4 12, 12 गुणा 2 24। देखिए, वर्ग ज्ञात करने का तरीका भी हम पहले देख चुके हैं, उसका लिंक भी आई बटन में दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, 16 का 6, हासिल का 1, 24 और 1 25, हासिल का 2, 9 और 2 11। 1056 होता है किसका स्क्वायर? 34 का स्क्वायर 1056 होता है। और हमारे पास मूल संख्या क्या थी? 1140। क्या संख्या थी? 1140। अब तक हमने ये देखा, देखिए 16 का 6, हासिल का 1, 24 और 1 25, हासिल का 2, 9 और 2 हासिल का 11। सॉरी दोस्तों, है ना, 1156 हो जाएगा। 34 का स्क्वायर क्या होता है? 1156। आपके सामने दी गई संख्या तो कितनी थी? ये संख्या थी 1140, और आपके पास स्क्वायर जो होता है वो होता है 1156। इन दोनों का अंतर देखिए वो कितना है। 34 का स्क्वायर होता है 1156 माइनस दी गई संख्या 1140, कुल मिलाकर 16 का अंतर है। कुल मिलाकर के कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। जब ये 16 हमें कम पड़ रहा है, अगर दी गई संख्या में 16 जोड़ दिए जाए तो हमारे पास में दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यहाँ एक लाइन लिख देना, अतः दी गई संख्या 1140 में 16 जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। दोस्तों, जो पीछे वाला मेथड हमने पढ़ा था, किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाएगी ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, जब हम कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि देख रहे थे, तो एकदम सिंपल सा मेथड था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो संख्या जोड़ने पर, जो संख्या गुणा करने पर उत्तर आ रहा था, वही संख्या का भाग लगाने पर भी उत्तर आ रहा था। परंतु जोड़ने घटाने की जब बात आ गई, तो यहाँ जोड़ने की अगर जब बात करें तब तो 16 जोड़ना है, और घटाने की बात की जाए तो हमें यहाँ 51 यानी 51 घटाना पड़ेगा। सेम ऐसा ही एक उदाहरण और देखते हैं, ताकि आपका जो है ये क्वेश्चन एकदम परमानेंटली जो है माइंड में सेट हो जाए। तो क्वेश्चन है 1825। बाकी का जो प्रश्न सेम है, क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1825। 1825 के लिए प्रश्न शुरू करते हैं। ये दो जोड़े बन गए। यहाँ जोड़ा बनाना है 18 या 18 से ठीक छोटी वर्ग संख्या होती है 16, जो 4 का स्क्वायर होती है। यहाँ लिख देता हूँ 4। 16 जब 18 में से घटाओगे तो बचेगा 2, ये आगे 25 का 25। 4 और 4 मिलाकर 8 हो गए। अब यहाँ 1 लिखूँ तो 81 बहुत ही कम होता है। 2 लिखूँ, जब यहाँ हमारे पास 2 लिखे जाएंगे तो 82 गुणा 2 164 होता है। जब हमारे पास 3 लिख दिए जाए तो हमारे पास देखो 3 गुणा 3 9, 8 गुणा 3 24। ये संख्या ज़्यादा हो गई, ये संख्या ज़्यादा हो गई, यानी मुझे 2 से ही काम चलाना पड़ेगा। जब 2 से काम चलाएंगे तो 164 आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 22 में से 16 गया, हमारे पास बचा 6। बोला क्या जोड़ने पर तथा क्या घटाने पर। दोनों ऑप्शन आपको पूछे, अगर आपको एक ही पूछे तब हम एक का जवाब देंगे, यदि आपको दोनों ही पूछ लिए जाए तो आपको दोनों का जवाब देना पड़ेगा। घटाने का फंडा तो सीधा सा है, जो यहाँ आपकी बचत है, जो आपके पास में अंतिम रूप में शेष फल बचा हुआ है, वह शेष फल ही आपको क्या करना पड़ेगा, घटा देना है, ताकि आपका जो है वो उत्तर प्राप्त हो जाए। तो आप सीधा सा लिख सकते हैं कि 1866 में, किसमें से 1800 जो आपके पास 25 है, सॉरी 1825 में आप कितना जो घटा दो, 61 घटा दो, तो वो संख्या जो प्राप्त होगी वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। घटाने का फंडा तो क्लियर है, परंतु अब मैं आपको जो है वापस जोड़ने वाला जो फंडा है एक बार पुनः वापस समझा देता हूँ। घटाने के लिए जब बात की जाए तो 61 यानी जो शेष फल बचा
वो घटा देना, उत्तर आ। जोड़ने वाली बात बताता हूँ। ये 42 का स्क्वायर अगर होता तो यहाँ से इस पर 0 बचता, यानी 42 पॉइंट कुछ है, तो इससे आगे वाला अंक होता है 43। उसका स्क्वायर ज्ञात करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 24, 9 का 9, 24 का 4, हासिल ये बचा 2, 16 और 2 कितने हुए 18, 1849। अब देखिए 1849 में से 1825 घटा लेते हैं, कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर 1825 में आप 24 जोड़ दो, कितना जोड़ दो दोस्तों 24 जोड़ दो, तो आपके सामने ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कितना जोड़ने पर 24 जोड़ने पर, और घटाने का मतलब कितना था, वो था 61। दोस्तों आज हम अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और आपको जो है इसका आंसर जो है, इस दिए गए प्रश्न का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आरबी लेगा, मैथ्स की कहानी आरबी लेगा की जुबानी में आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इसी प्रकार शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,